हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है जहां पर हम लोग आल सब्जेक्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जो कंटेंट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका जो है ईवीएस पैडागोजी हो गया, हिंदी हो गया, मैथ पैडागोजी हो गया। तो ये सारे जो सब्जेक्ट थे उनका जो कंटेंट था वो कंप्लीट है। और अब जो है हम लोग बराबर यानी डेली पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर को होने वाला है। तो डेली क्लास 3 बजे ज्वाइन करें, जहाँ पर प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और अच्छे से अपना स्कोर को गेन करें। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल है और एक फाइन मोटर स्किल है, इसमें डिफरेंस क्या है पहले वो हम लोग समझते हैं। देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है कि बड़ी मसल्स का विकास, जैसे पैरों की मसल्स का विकास हो गया, ठीक है, हाथों की मसल्स का विकास है, तो ये आपका चला जाता है ग्रॉस मोटर स्किल में। लेकिन वहीं पे फाइन मोटर स्किल जो होता है उसमें होता है छोटी मसल्स का विकास, जैसे कि आपकी आंखों की मसल्स का विकास होना, हाथ की फिंगर जो है इन पर जोर आना। तो ये क्या है, छोटी मसल्स का विकास होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी फाइन मोटर स्किल पूछ लेता है, कभी कभी ग्रॉस मोटर स्किल पूछता है। तो क्या है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है ग्रॉस मोटर स्किल यानी बड़ी मसल्स का विकास होना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। तो जब आप चित्र बनाने के लिए पेन को पकड़ोगे तो आप फिंगर का प्रयोग करोगे। तो फिंगर का जब प्रयोग करोगे तो छोटी मसल्स का विकास है, यानी आपकी फिंगर जो है उसकी जो मसल्स हैं वो छोटी हैं। तो इसमें जो है आपका फाइन मोटर स्किल होगा, तो ये आपका नहीं होगा। कागज को जो है आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना, इसमें भी आप अपने हाथ का यानी फिंगर का प्रयोग करोगे, कैंची से पकड़ोगे या फिर किसी और भी चीज से काटोगे तो हाथ का प्रयोग कर रहे हो। तो यहाँ पर भी फाइन मोटर स्किल है। धागे में जो है माला पिरोना, यानी आप मोती से माला पिरो रहे हो, तो इसमें भी जो है आप छोटी मसल्स का विकास हो रहा है, क्योंकि आप अपनी आंखों का और अपनी फिंगर का प्रयोग कर रहे हो। लेकिन खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, ये आपका जो है फाइन मोटर ना होकर के ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा, क्योंकि आप पैर से बॉल को पैर से मार रहे हो, ठीक है, धकेल रहे हो। तो ये क्या है, इसमें अभी आपकी बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है, यानी आपकी जो पैर की मसल्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पूछा है कि डेवलपमेंट ऑफ जो है चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम जो है डैश टू डैश, यानी कि बच्चों का विकास डैश डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो केंद्र से बाहर की ओर हो रहा होता है, या फिर जो है पैर से सिर की तरफ होगा। तो सिर पैर से सिर की तरफ नहीं होता, बल्कि हेड टू टो जा रहा होता है, यानी ये उल्टा लिख दिया, सिर से पैर की तरफ होता तो आपका सही हो जाता है, यानी सेफेलोकॉर्डर प्रिंसिपल जो है यहाँ पर फॉलो हो जाता है और यहाँ पर राइट हो जाता। सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाओगे। जटिल से सरल की तरफ जो है नहीं, बल्कि सरल से आपको जटिल की तरफ जाना है। ये डेवलपमेंट का प्रोसीज है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो केंद्र से बाहर की ओर आपका हो जाएगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा होता है। पहले आपकी धड़कन आती है, फिर आपके कंधों पे जोर, फिर हाथों पे, फिर फिंगर्स पे जोर, यानी केंद्र से जो है बाहर की ओर जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला अगला क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें पूछा है, जो क्वेश्चन आया है आदर्शन और रीजन का पूछा गया है कि बच्चों का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सोशलाइजेशन हो रहा होता है ये सबसे पहले जो है परिवार से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपने पेरेंट्स के ही संपर्क में आता है, अपने घर के जो है जो सदस्य हैं उनके संपर्क में आता है। तो फर्स्ट एजेंसी भी माना जाता है परिवार को ही, क्योंकि सोशलाइजेशन की जो फर्स्ट एजेंसी है वो फैमिली ही है। तो आदर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे तौर तरीके, बातचीत करना, रहन सहन, ये सब हम सबसे पहले परिवार से ही सीखते हैं। सेकंड है कि
परिवार बच्चों की समाजीकरण की जो है प्राथमिक जो है कारक है, बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट एजेंसी है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी आदर्शन भी सही है, साथ में रीज़न भी इसका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या भी कर पा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर जो है, वो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखाने चाहिए, यानी सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर बात हुई है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर जो पूछा है 4। पहला है संरक्षण, या फिर अनुक्रमता, या फिर सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, या फिर तार्किक अनुमान। तो देखिए यहाँ पर बात हुई है 3 से 6 वर्ष की उम्र में। तो 3 से जो 6 वर्ष की उम्र होती है वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 3 से 6 वर्ष। अब इस स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है, तो वो जो है सिंबल के थ्रू, यानी संकेतों के माध्यम से, सिंबल के थ्रू जो है वो पढ़ना लिखना और साथ में जो है चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पियाजे जो मानते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो उम्र है वो इनके अकॉर्डिंग है जो आपका 2 से 7 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो 3 से 6 उसी के अराउंड पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं, यानी कि बच्चे जो है उसके शेप और साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको क्या है सीक्वेंस में लगाना, यानी श्रेणियों में लगाना। जैसे कि मान के चलिए जो है इसको श्रेणियों में लगाना वो स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता है कि यस ये ऐसा है, इसके जो है शेप और साइज के अकॉर्डिंग वो जो है श्रेणियों में जो है इसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उनको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो कौन सी स्टेज होगी अकॉर्डिंग टू पियाजे? तो यहाँ पर पहला है संवेदी गामक, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी उम्र है 0 से 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा सीक्वेंस में लगाना नहीं सीख सकता, क्योंकि बच्चा अपने सेंस का प्रयोग करके सीख रहा होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चा जो होता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है, और वो सिंबल के थ्रू जो है चीज़ों को सीखता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। फॉर्मल ऑपरेशनल ये आपका होता है 11 से 15 वर्ष की उम्र में। तो 11 से जब 15 वर्ष की उम्र होती है तो बच्चा बड़ा हो चुका होता है, वो कल्पनाएं करना शुरू कर देता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं भी हैं वो उनके बारे में भी तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर बात हुई है वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने लगता है बच्चा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका 7 से 11 वर्ष यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन आपका, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो होता है सीक्वेंस में चीज़ें लगाना स्टार्ट कर देता है श्रेणियों, यानी उसके शेप और साइज के अकॉर्डिंग जो है वो सीक्वेंस में चीज़ें जो है लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, जो चीज़ें उसके सामने हैं वो उसमें तर्क वितर्क करना जो है शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि डैश डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक जो है मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो यहाँ पे बात हुई है पियाजे के अनुसार पूछा गया है और संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं से रिलेटेड है। तो पार्ट आपका नहीं होगा, यानी इसके फोल्डिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके फोल्डिंग जो वर्ड है ये किसमें प्रयोग किया गया है, जो है वाइगोस्की की थ्योरी में। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है हाफ सॉल्व क्वेश्चन देना, जो है टेम्परेरी हेल्प देना। तो ये नहीं होगा। वस्तु स्थायित्व ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि वस्तु स्थायित्व जो है ये आपका 0 से 2 वर्ष की उम्र में होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है। समीपवर्ती जो है विकास का क्षेत्र यानी जेड ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वाइगोस्की की थ्योरी का है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो स्कीमा होगा, क्योंकि कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा, यहाँ पर बात हो रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो वो आपका जो है स्कीमा से रिलेट कर रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं
अगर उनको हम पहचान पा रहे हैं, कुछ हम याद कर पा रहे हैं, कहीं पे तर्क वितर्क कर पा रहे हैं, तो हम अपने सब दिमाग का प्रयोग करके ही कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, स्कीमा में फीड होती हैं। स्कीमा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। यानी कि कल मैंने अगर आपको टिफिन अपना लंच शेयर किया था, तो आज तुमको अपना शेयर करना होगा, नहीं टेट फॉर टेट होगा। लॉरेंस कोहलबर्गी के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में जो है रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है, ये यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो पहला है कन्वर्जनल स्टेज यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, या फिर आपका जो है उत्तर परंपरागत अवस्था, या फिर आपका फॉर्मल कन्वर्जनल स्टेज है। तो यहाँ पर टेट फॉर टेट की बात हुई है। तो अगर बात की जाए कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, तो बच्चों का जो है इन्होंने स्तरों में डेवलपमेंट किया है, ये भी आप ध्यान रखना है। यानी इन्होंने भी वाइगोस्की सॉरी जीन पियाजे और वाइगोस्की ने क्या किया है, स्टेजों में जो है बच्चे का डेवलपमेंट डिवाइड किया हुआ है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिए हैं, जिसमें से 6 चरण बताए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक स्तर पर 2 चरण हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो टेट फॉर टेट की जो थिंकिंग आती है बच्चे में, वो कौन से स्टेज में होती है, क्योंकि कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम ही क्या है, मॉरल डेवलपमेंट, यानी क्या सही और क्या गलत में बच्चा दुविधा में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि जो है पूर्व परंपरागत अवस्था पर है बच्चा, यानी टेट फॉर टेट है सेकंड लेवल पर, और फर्स्ट स्टेज पे है कि अगर तुमने मुझे मारा है तो मैं मारूंगा, क्योंकि जो है टेट फॉर टेट यानी बराबर होना चाहिए। कल मैंने अगर अपना लंच शेयर किया था, तो आज तुमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बात हुई है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का जो है सामना करते हैं, तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह जो है पाठ प्रदान कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बात हुई है कि किस प्रकार से है जो है विद्यार्थी यानी अध्यापक बच्चों को हेल्प दे पाएंगे। तो पहला है उनमें जो है असफलता का भय पैदा करके, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, या फिर प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर। तो देखिए बच्चों को ऑलरेडी समस्या है क्वेश्चन को हल करने में, तो आप उसमें जो है और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। उन्हें जो है अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करेंगे, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उन्हें प्रश्न का आधा समाधान जो है प्रस्तुत करके। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि आप उनको हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे रहे हो। टेम्परेरी हेल्प देना ही इसके फॉल्डिंग होता है, क्योंकि जहाँ पर भी मान के चलिए अगर बच्चे को दिक्कत हुई है, वहाँ पर अगर आप उसकी हेल्प कर दोगे, तो बच्चे को जहाँ पर समस्या थी वहाँ पर उसको हेल्प मिल गई और वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना शुरू करता है, तो पेरेंट्स उसकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आप पहले पीछे से पकड़ते हो, बच्चा साइकिल चला रहा है, लेकिन जब वो धीरे धीरे साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है, तो एक टाइम बाद आप उसको छोड़ देते हो, साइकिल चलाते हो, वो चला जाता है। तो ये क्या, आपने जो बीच में हेल्प करी, बच्चा जहाँ पर गिर रहा है वहाँ पर आप उसको पकड़ रहे हो, और जहाँ पर फिर जब वो धीरे धीरे चलाना शुरू कर देते हो, तो फिर आप उसको छोड़ रहे हो, फिर वो गिर रहा है, फिर आप उसको पकड़ रहे हो। तो ये जो आप हेल्प कर रहे हो बीच बीच में, टेम्परेरी हेल्प इसको कहते हैं। इसको क्या है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 में? पहला है लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण, या फिर हार्वर्ड गार्नर जो है जी घटक बुद्धि। तो ये जो है यहाँ पर राइट नहीं होगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्नर ने जो है 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है, और इनकी जो थ्योरी है वो मल्टीपल इंटेलिजेंट, यानी हार्वर्ड गार्नर मानते हैं बुद्धि कोई एक प्रकार की आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि बहुत प्रकार यानी 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, कि बहुत प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं। तो जीन पियाजे ये आपका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके फोल्डिंग का टर्म वाइगोस्की ने दिया हुआ है। कोहलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता ये भी नहीं होगा, कि इमोशनल जो है मेच्योरिटी आ जाती है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि लेव वाइगोस्की जो है वो सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल्स जो है इन्होंने अपनी थ्योरी में ऐड किया हुआ है,
और इनकी थ्योरी ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चर अप्रोच। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है वो किसको अप्रिशिएट करेगी, किसको समुन्नत करती है। तो ज्ञान सृजन की चाह को, या फिर विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, या फिर सामाजिक संदर्भों में अलगाव, या फिर विषय वस्तु का जो है कंठस्थीकरण। तो विषय वस्तु का यानी मेमोरी, यानी कि रोट मेमोराइजेशन आपको करवाना नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब होता है बच्चा एक्टिव होगा और बच्चे के साथ साथ जो है टीचर भी एक्टिव होगा और साथ में एक्टिविटियां भी हो रही होंगी, ठीक है। तो सामाजिक संदर्भों से अलगाव ये नहीं होगा, क्योंकि समाज में रहकर ही आप एक्टिविटी कराओगे। अगर बच्चे को आप समाज से अलग कर रहे हो तो एक्टिविटियां नहीं हो सकती, बच्चे की लर्निंग भी बेहतर नहीं हो पाएगी। विद्यार्थियों में परस्पर जो है विमुखता का अभाव, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर है ज्ञान सृजन की चाह, यानी बच्चा जो है क्यूरियोसिटी जो है उसमें आप लाएंगे, बच्चा जिज्ञासु बनाएंगे बच्चे को कि वो कुछ नया बना पाए, कुछ नया क्रिएट कर पाए, एक्टिविटी कर पाए, उसकी लर्निंग को जो है प्रोग्रेस करवाएंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है वो उसका मतलब यही है कि बच्चा एक्टिव होगा, बच्चे के साथ साथ टीचर भी एक्टिव होगा और लर्निंग बेहतर हो रही होगी और एक्टिविटी के माध्यम से हो रही होगी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 11। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्नर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है, ये आपको बताना है। यानी मधुलिका जो है वो नृत्य में, उसको डांसिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है और डांसिंग में वो निपुण भी है कि उसको बहुत अच्छे से डांस आ रही है। अकॉर्डिंग टू वाई जो है हार्वर्ड गार्नर से पूछा गया है कि उसमें कौन सी बुद्धि ज़्यादा अच्छी पाई जा रही है। तो अंतःवैयक्तिक है, या फिर अंतःवैयक्तिक है, या फिर शारीरिक गति संवेदी है, या फिर संगीतात्मक है। तो यहाँ पर जो बात हुई नृत्य और योग कला में वो निपुण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा कि शारीरिक गति संवेदी, यानी कि उसमें जो है बॉडी काइनेस्थेटिक बुद्धि पाई जा रही है। उसको पता है कि हमको अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है, ठीक है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमको हर स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नृत्य और योग कला में निपुण है। तो नृत्य और योग आप कहाँ से करोगे, अपनी बॉडी से ही करोगे, तो उसमें बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट है, यानी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, क्योंकि इंट्रापर्सनल का मतलब, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि आप खुद के बारे में समझ पा रहे हो कि खुद के क्या उद्देश्य हैं, खुद क्या चाह रहे हो, ठीक है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है आप दूसरों के बारे में, यानी सामने वाले के बारे में समझ पा रहे हो, उसके क्या मोटिव हैं, वो परेशान क्यों है, उसको क्या दिक्कत है, उसके क्या उद्देश्य हैं, वो क्या करना चाह रहा है, यानी आप दूसरों की फीलिंग को समझ पा रहे हो। तो इसमें आप में क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो बॉडली काइनेस्थेटिक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है एक प्रश्न जो है, उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। ये यहाँ पर पूछा है, यानी जो टीचर है वो जो है क्या कर रहा है, बच्चों को यानी केवल जो है लड़कों को ही अप्रिशिएट कर रहा है कि जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट है वो पूछें, बाकी लड़कियों को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। पहला है जेंडर सशक्तिकरण, तो जेंडर सशक्तिकरण आपका नहीं होगा, ना ही यहाँ पर जेंडर समानता की बात हो रही है। यहाँ पर जो होगा वो जेंडर पक्षपात है, क्योंकि क्या है यहाँ पर जो है वो लड़कों को अप्रिशिएट कर रहा है, ना कि लड़कियों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर पक्षपात हो रहा है, लड़कियों को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, बल्कि केवल लड़कों से कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी लड़कियों को ये अप्रिशिएट नहीं दिया जा रहा है कि आपको भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, यानी कि यहाँ पर टीचर जो है जेंडर पक्षपात कर रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी जेंडर बाइसनेस है, क्योंकि अगर कहीं पर भी आप एक पक्ष को नकार रहे हो और दूसरे दूसरे पक्ष को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, या फिर दूसरे पक्ष को आप जो है बढ़ावा दे रहे हो, तो जेंडर बाइसनेस जो है हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, अधिगम दर में जो है, यानी अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? तो केवल हेरिडिटी का है, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंस बना हुआ है समाज में, ये किसका परिणाम है? तो हेरिडिटी का है। ये आपका केवल हेरिडिटी का नहीं है, केवल पर्यावरण, केवल इन्वायरमेंट भी नहीं है, बल्कि दोनों हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, यानी कि हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो ये विभिन्नताएं बनी हुई हैं, ये हेरिडिटी के भी माध्यम से हैं और साथ ही इन्वायरमेंट के भी माध्यम से हैं, क्योंकि हम शेप और साइज में सबसे अलग हैं, ठीक है, आवाज़ से अलग हैं, आंखों का रंग अलग है, बालों का रंग अलग है, तो एक दूसरे से हम डिफरेंस हैं। तो ये हेरिडिटी की वजह से ही है। और साथ ही हमारा बोलचाल, रहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, पहनावा, कल्चर, ये सब अलग है क्योंकि ये समाज है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट और जो है हेरिडिटी, ये दोनों मैटर करते हैं बच्चे में। जो इंडिविजुअल डिफरेंस बना हुआ, जो व्यक्ति विभिन्नताएं बनी हुई हैं, ये हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट की वजह से हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि किसी की हेरिडिटी बहुत अच्छी है और उसको इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिला है, तो हो सकता है बच्चा जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है सीख ले, बेटर तरीके से सीखे। लेकिन हो सकता है दूसरा बच्चा, उसकी हेरिडिटी इतनी अच्छी ना रही हो और हो सकता है उसका इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा ना रहा हो, बहुत ज़्यादा जो है ऐसे माहौल में रह रहा हो जहाँ पर बहुत अच्छे से लोग ना रहते हो, तो उसको अच्छी सी उसकी ना तो लर्निंग हो पा रही होगी, ना ही वो पहली बार में समझ पाएगा, क्योंकि उसका इतना ग्रो नहीं हो पाया होगा माइंड का, ठीक है। तो यहाँ पर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट दोनों जो है इफेक्ट डाल रहे होते हैं बच्चे में, और जो इंडिविजुअल जो डिफरेंस बने हुए हैं, ये हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट की ही वजह से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? यानी जो असेसमेंट है, ये इसके बारे में कौन सा सही है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो पहला है, आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। तो एंड जो आप सभी के लिए एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको असेसमेंट करना है तो आपको विभिन्न प्रकार से करना पड़ेगा। कोई पार्टिकुलर, कोई एक ही जो है रूल से आप जो है असेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि विभिन्न बच्चे हैं विभिन्न प्रकार के, तो हर जो है विभिन्न प्रकार से आप उनका असेसमेंट भी करेंगे। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के जो है अंत में होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि असेसमेंट आप कभी भी कर सकते हो जब आपको लग रहा है कि यस बच्चों की लर्निंग बेटर नहीं हो रही है, या फिर आपको ये जो है जानना है कि लर्निंग हमारी कितनी ग्रो हो रही है बच्चों की, या फिर बच्चों को कहाँ पर समस्या हो रही है, तो आप असेसमेंट कर सकते हो। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को जो है निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर 4 बचा, 4 ही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। यानी अधिगम के लिए आकलन आप खुद से आकलन कर पा रहे हो, असेसमेंट कर पा रहे हो कि हाँ कहाँ पर लर्निंग मेरी बेहतर हो रही, कहाँ पर हमको खुद ही दिक्कत हो रही है, तो जो स्व आकलन है आपका बेहतर होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप खुद से जो है खुद का आकलन कर पा रहे हो कि हाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही, कहाँ पर समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? यानी कि समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, उसका आकलन करने की यहाँ पर बात हुई है। तो पहला है, खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो, या फिर वे प्रश्न जिनका जो है उत्तर हाँ या ना में हो, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि जिसका आंसर आपको येस या नो में देना है उसमें आपके कोई डाइवर्जन थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, बल्कि उसका फिक्स एक आंसर है। तो उसमें अगर आपको पता है तो आप बता दोगे, उसमें कोई तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप जो है एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो तर्क वितर्क करो तो उसका आंसर निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, ये भी नहीं होगा, इसमें भी डाइवर्जन थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, कि खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो, यानी जिनमें जो है डाइवर्जन थिंकिंग डेवलप हो रही हो, जिसमें बच्चा हर पक्ष के बारे में सोच पा रहा हो। डाइवर्जन थिंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो है ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलिए आपने पूछ लिया कि हम जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं, वायु प्रदूषण है इसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, और आप बच्चों को कहीं फील्ड ट्रिप पे ले गए, आपने पूछ लिया वहाँ पर जो है क्या क्या अच्छी बात, मतलब क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा,
कुछ क्या वहाँ पर जो है विशेष था। तो ऐसे में हर बच्चे की चॉइस अलग होगी, हर बच्चा अपना अपना बताएगा कि हाँ इस वहाँ पर ये अच्छा था, वहाँ पर ये अच्छा था, वहाँ का ये जो रूल अच्छा था। साथ ही जो है आप पूछोगे जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोक सकते हैं, तो बच्चा अपनी थिंकिंग देगा कि आप ऐसे ऐसे करके इसको रोका जा सकता है। तो अगर 5 बच्चों से पूछ रहे हो तो 5 प्रकार के आंसर आएंगे, 2 बच्चों से पूछ रहे हो तो 2 प्रकार के, यानी इसका कोई पार्टिकुलर फिक्स आंसर नहीं होता है। इसमें बच्चा हर पक्ष के बारे में सोच पा रहा होता है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो रही है। लेकिन अगर पार्टिकुलर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका एक ही आंसर है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो अगर बच्चे को पता है तो वो बता पाएगा, नहीं पता है तो नहीं बता सकता। क्योंकि अब इसमें ये तो नहीं है आप 2 बच्चों से पूछ रहे हो तो 2 प्रकार का आंसर आ रहा है, 3 बच्चों से पूछ रहे हो तो 3 प्रकार का। उसका चाहे आप 2 बच्चों से पूछो वही आंसर आएगा, चाहे 5 बच्चों से पूछो तो भी वही आंसर आने वाला है। तो ये हो जाता है आपका कन्वर्जन थिंकिंग, यानी इसमें बच्चे की कोई तर्क वितर्क करने की क्षमता डेवलप नहीं हो रही है। लेकिन डाइवर्जन थिंकिंग जो होती है इसमें बच्चे की तर्क वितर्क करने की क्षमता जो है वो डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, यानी 15 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं। कल हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, यानी आपने कितने सही किए हैं 15 ऑफ। और कल आपको ये क्लास मिल जाएगी 3 बजे। यहीं आगे से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे कल 3 बजे की क्लास में। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। डेली क्लासेस मिल रही हैं तो इसको आप डेली ज्वाइन करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।